हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चा पार्टी, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो यार आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर रहे होंगे एक सिंगल शॉट में। यानी आप ये समझ लीजिए कि इसमें हम क्वेश्चंस तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन पूरा थियरी, सारे डेरिवेशंस, एक एक पार्ट को हम खत्म कर रहे होंगे। 2 से ढाई घंटे के आसपास का ये हमारा वन शॉट रहने वाला है। आई होप यू गाइज आर गोइंग टू एंजॉय दिस। तो उससे पहले यार आप लोग कॉपी पेन उठा ले। एक चीज और बताऊंगा आप सभी बच्चों को, जिसको आता होगा, फॉर एन एग्जाम्पल किसी को चैप्टर 2 बहुत अच्छे से आता है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूं या कोई भी डेरिवेशन वहां पर लिखूं नाम, तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, देखो आपसे पूरा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर तो आपका पूरा खुद से हो गया तो बहुत अच्छी बात है यार, वो आपका कंप्लीट है। फिर जो कोई एक ऐसा टॉपिक आएगा जो आपसे नहीं बन पाएगा, वो आप वीडियो में से देख के कर रहे होंगे। बट ये मत सोचना कि चलो ठीक है यार हमें आता है, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए यार फिर स्टार्ट कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 2 यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को। बच्चा पार्टी, सबसे पहले पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं, या क्या क्या ऐसे टॉपिक्स है जो हमें करने होते हैं इस चैप्टर में। यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे अब। यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है ना। अब एनर्जी में भी दो केसेस आते हैं। एक तो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नॉन जीरो होता है। जैसे ही हम ये पढ़ लेंगे, फिर E और V के बीच में रिलेशन पढ़ लेंगे, E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr, ठीक है ना। इसको पढ़ने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ जाएंगे। अब हम जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, फिर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ जाएंगे, फिर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ जाएंगे, और ये अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट खत्म हो जाएगा इसमें। फिर हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का पार्ट आएगा, फिर हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का पार्ट आएगा बच्चे। अब कैपेसिटेंस के अंदर हम लोग पहले नॉर्मली एक स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर लेंगे। उसके बाद हम इसी का कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, यानी कि सीरीज और पैरेलल, यानी कि सीरीज और पैरेलल। जब हम ये कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे तो इस कॉम्बिनेशन के जस्ट बाद स्फेरिकल कैपेसिटर ये हो गया। उसके बाद एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। फिर हम डाई इलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब हम प्लेट के बीच में पुट करेंगे। उसके बाद आपका लॉस ऑफ एनर्जी, उसके बाद आपका लॉस ऑफ एनर्जी, और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा। प्लीज इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद बढ़ेंगे इस चैप्टर के सीधा सीधा शुरुआत की तरफ। ये चैप्टर को मैंने डिटेल फॉर्म में भी आपको समझा रखा है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है नहीं सर पूरा ही डिटेल देखना है विद क्वेश्चंस विद एवरीथिंग, तो सभी से यही कहूंगा इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में ये मिल जाएगा, तो आप इसको एज अ डिटेल फॉर्म में भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यार एक छोटी सी बात और वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मेरे पेड बैचेस का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से वीके आर्मी कोड यूज करके हमारा जो है ना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको बेस्ट टू बेस्ट टीचर्स मिल रहे होंगे, इंडिया के टॉप एडुकेटर से आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिलेगा, और आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। हाँ जी बच्चा। सर ये पहले से इसको ऐसे कर देता ताकि हम पीछे अपना रिमोट के साथ आते रहेंगे, उधर बार बार जाना नहीं पड़ेगा हमें। हाँ सर, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है? सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है? अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, अगर मैं आपको बताऊं तो यार देखिए, एक अपने पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। एक अपने पास कोई भी
चार्ज पार्टिकल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंफिनिटी से एक चार्ज क्यू नॉट को यहां तक लेकर आता हूं। कहां तक? ए पॉइंट तक। ठीक है जी। ये चार्ज अब इसके दायरे में आ गया, है ना भाई। कोई भी एक चार्ज है तो उसका एक अपना फील्ड होगा। फील्ड का मतलब अगर आप उस फील्ड में किसी भी और चार्ज पार्टिकल को ले आओगे तो ये उसके ऊपर आराम से अच्छे से फोर्स लगा सकता है, राइट बच्चा पार्टी। तो आप इस क्यू नॉट को यहां ले आए तो ये क्यू उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है जी। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही है, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। यस और नॉट? जी हाँ। आपने क्या किया, इसको इस फोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है ना, डी एक्स दूरी से या डी आर दूरी से। ठीक है ना। पहले ये ए पॉइंट यहां से एक्स दूरी पर था, ये बी पॉइंट यहां से आर दूरी पर है, और इनिशियली ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्या हुआ? अभी इस क्यू नॉट को मैं क्या बोलता हूं बच्चा? इसको मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलता हूं। मानी इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, बट ये इनफाइनाइट सिमली स्मॉल चार्ज है जो अपनी फील्ड नहीं बना सकता। एक पॉइंट पे आप इसको अज्यूम कर सकते हो, तो इसको किसी 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, है ना। तो क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल है, इसको मैं इंफिनिटी से इसके फील्ड में ले आया, क्यू वाले फील्ड में ले आया, राइट बच्चा पार्टी। ये जो स्मॉल क्यू है ये इस पॉइंट पर क्यू नॉट पर फोर्स लगाएगा भाई। बिल्कुल सर, फोर्स तो लगा रहा हूं। तो ये फोर्स कितना लगेगा बच्चा? ये कितना फोर्स लगेगा? सो दिस इज गोइंग टू बी के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, है ना। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है ना, ये फोर्स लगेगा इस पे। अभी आप फोर्स इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क डन तो होगा ही होगा। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, लेट डी डब्ल्यू बी दी स्मॉल वर्क डन in displacing charge by dx। ठीक है ना, dx डिस्टेंस से आपने इसको डिस्प्लेस करा दिया। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये dw होगा कितना? Fe dx cos 180। भैया इलेक्ट्रिक फोर्स राइट साइड में, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट साइड में, वर्क डन क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल। मैंने कहा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सर dw का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो तो w बन जाएगा, सही है यार। इधर f की जगह k क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर dx, वो भी इंटीग्रेट करेंगे, माइनस बन जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये तो -1 होती है। इसका इंटीग्रेशन किया मैंने। अभी लिमिट्स कहां से कहां तक लगेंगे? इनिशियली इंफिनिटी पे था और ये r दूरी पर है फाइनली, राइट बच्चा पार्टी। कांस्टेंट चीजें बाहर ही आ जाएंगी। कायदे से आप इसको ऐसा लिख दोगे, सर वर्क डन बराबर -k क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। कहां से कहां तक बच्चा? इंफिनिटी से r तक। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा, मेरे हिसाब से ये क्लियर है आपको। तो आपने कहा सर वर्क डन बराबर -k क्यू नॉट। अब यार ये 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आपको तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फिर। 1 बाय एक्स स्क्वायर का मतलब x की पावर -2, वो भी इंफिनिटी टू r, और आई कैन से x की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1। अभी इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा। सो x की पावर -1 बाय -1 इंफिनिटी टू r, और आई कैन से -1 बाय x इंफिनिटी टू r। सो -1 बाय r, ठीक है ना। या चलो ठीक है, इसको यहीं पर ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। इसको सीधा सीधा उठा के वहां रख दो, इसकी जगह -1 बाय x इंफिनिटी टू r। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई। सो वर्क डन इज गोइंग टू बी k क्यू नॉट। अब एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार x की जगह लोअर लिमिट। 1 बाय इंफिनिटी तो 0 होता है, कट गया। सो वर्क डन बराबर k क्यू नॉट बाय r।
इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पार्टिकल को जब दूसरे के फील्ड में आपने डिस्प्लेस करा दिया तो के क्यू क्यू नॉट बाय आर वर्क डन है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हुआ भाई, हमें तो पोटेंशियल चाहिए था। पोटेंशियल कहता है यार वर्क डन इन टेकिंग दिस चार्ज फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल क्या कहता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मानी क्यू नॉट से जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा के क्यू बाय आर। सो वी इज बेसिकली के क्यू बाय आर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चा, इसका यूनिट होता है वोल्ट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब यदि प्लस क्यू है तो प्लस आ जाएगा, माइनस क्यू है तो माइनस आ जाएगा। आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल कह रहा है कि एक चार्ज को आप इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं, टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। मेरे हिसाब से तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। मैं एक बार इस पूरे को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर छोटा कर पाएंगे तो हम छोटा कर देंगे इसको, ठीक है ना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, ताकि यहां पर ये आपका पोटेंशियल हो गया, राइट। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इसके बाद एक और चीज आती है, व्हाट इज दैट? जैसे ही आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लोगे तो आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। इसके बाद आपके पास जो सेकंड कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज बच्चा इलेक्ट्रिक, ये कलर दिख रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो हम ब्रीफ में पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे, बट यहां पर क्योंकि ये डेरिवेशन मुझे दोबारा ना करना पड़े इसलिए मैंने आपको बताया। देखो क्यू नॉट चार्ज को जब आप लेकर आए तो उसके ऊपर कितना वर्क डन हुआ, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट असल में पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। ये जो वर्क डन है ना, ये के क्यू क्यू नॉट बाय आर, असल में दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि देखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया पोटेंशियल, बट वर्क डन बोलो चाहे पोटेंशियल एनर्जी बोलो, इस कॉन्सेप्ट में जो लग रहा है वो सेम है। यानी इसका यूनिट भी आपका जूल हो जाएगा। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। हम इसके बारे में जानेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे अभी, बट ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। मेरे हिसाब से पोटेंशियल हो गया और पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ये पोटेंशियल के लिए भी, आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए जब आप इस पूरे डेरिवेशन को करेंगे तो यहीं पर आके रुक जाएंगे, बस दैट्स इट। लेकिन उसको चार्ज से डिवाइड कर रहा हूं तो वो क्या बन गया, मेरा पोटेंशियल बन गया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। प्लीज एक बार इसको नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। अब देखो आपने पोटेंशियल को एक पॉइंट पर तो पढ़ लिया। अब वो मुझसे क्या बोल रहा है बच्चा, कह रहा है सर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर और बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है। जो आपने सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, एक हिसाब से हम ये सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। अगर आपको टॉपिक को हेडिंग देना है तो आप कह सकते हो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लिख सकते हो इसको सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चा आप इसको लिख सकते हो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मानी एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है ना, और इधर मेरे पास और बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Qn। इधर मेरे पास और बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है। ये क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहां पर वेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। इधर ये पॉइंट नहीं है, ये नॉर्मली कोई पॉइंट, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, या कोई भी मतलब क्यू नॉट पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का खेल नहीं खेला करते थे वैसा ही। तो आप क्या करोगे भाई, इस पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो बाकी सारे चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगा ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो आप? प्लस वी एन, मानी के Q1 बाय R1 प्लस के Q2 बाय R2 प्लस के Q3 बाय R3, और ऐसे करते करते के Qn बाय Rn हो जाएगा। डायरेक्शन के कोई जरूरत नहीं है बेटा। सो दिस इज गोइंग टू बी के ब्रैकेट में Q1 बाय R1
प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 और ऐसे करते करते प्लस Qn बाई Rn हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो इसको सीधा लिख सकता हूं V इज इक्वल्स टू वही जो समेशन वाले फॉर्मूला लगाते थे, QI बाई RI वेयर I इज इक्वल्स टू 1 to n। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। अगर आप इसी चैनल पर जाओगे ना तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब देखो डिटेल्ड में तो करवा ही रखे हैं, लेकिन अलग से भी मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे। तो आपको क्या करना है, वहां जाके इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेने, इस कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस जब हम करते हैं ना तो हमारा दिमाग खुलता है, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो पहले क्लियर नहीं होती बट क्वेश्चंस करने के बाद क्लियर हो जाती है। तो आपको वहां से ये सारी चीजें क्लियर करनी है। गॉट इट गाइस? मेरे हिसाब से ये बात क्लियर है आपको? तो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया आपको। अब हम क्या कर रहे होंगे बच्चा, अब हम क्या कर रहे होंगे, एक सेकेंड होल्ड करेंगे, ठीक है ना? हाँ चलो, ये तो हमने कर लिया। अब हम एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम पढ़ रहे थे उसके बारे में जानेंगे। अब हम एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ रहे थे उसके बारे में जानेंगे बच्चा। सर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? असल में आप ध्यान से देखो बच्चा, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। देखने पे ये है कि पहले केस में हम पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट। पहले में हम ये पढ़ लेते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, ठीक है ना? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट बच्चा। मतलब पहले हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहां पर। तो अब क्या करेंगे हम इस केस में? तो इस केस में एक छोटी सी बात जरूर हो रही है कि जब मैं इंफिनिटी से कोई Q1 चार्ज को लेकर आऊंगा बच्चा, जब मैं इंफिनिटी से कोई भी Q1 चार्ज को लेकर आऊंगा, कोई और फील्ड है ही नहीं, तो इसके ऊपर कोई तो फोर्स लगा ही नहीं पाएगा। और जब फोर्स नहीं लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट आप चाहे कितना ही करा लो, फोर्स जीरो होगा तो वर्क डन तो जीरो ही होगा। वर्क डन ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस केस में भैया वर्क डन जीरो है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी बोल दो वो जीरो है। बट आप ये समझ पा रहे हो कि ये अपना फील्ड बना चुका है। अब ये अपना फील्ड बना चुका है बच्चा। जब ये अपना फील्ड बना गया तो अब इसकी फील्ड में अगर आप किसी और को लेकर आओगे तो जरूर वर्क डन होगा। मानी अब मैं एक Q2 चार्ज को लेकर आ रहा हूं, ये क्या है भाई, R12 दूरी है फॉर एन एग्जांपल। तो इस केस में भाई वर्क डन का मतलब ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही क्या है, इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। जैसे अगर एक हाथ से आप देखोगे तो एक हाथ से ताली कैसे बजाओगे, ऐसे नहीं, मतलब देखो ऐसे ताली नहीं बजती ना, आवाज नहीं आएगी ना भाई। ताली बजाने के लिए दोनों हाथों का होना जरूरी है। सो इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब जब इसको लेकर आई तो दोनों की फील्ड ने आपस में इंटरैक्ट किया, तब आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आया वो KQ1 Q2 बाय R आया। R12 बोल दो चाहे R बोल दो, एक ही बात है। बात समझ में आ गई? वो कितना हो गया बच्चे, वो KQ1 Q2 बाय R12 आ गया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी? अब बात ये आती है कि यार ये तो दो ही चार्जेस थे, व्हाट इफ हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस हो, उनकी बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं बच्चे कि सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस बच्चे, तीन पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना?
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। कैसे कैसे बच्चे? पहले एक Q1 आया, जी बिल्कुल ठीक है, फिर एक Q2 आया, ये भी बिल्कुल ठीक है, फिर हम एक Q3 को लेकर आए, फिर हम एक Q3 को लेकर आए। अब यार देखो 3 है तो ये 1 2 आपस में इंटरैक्ट करेंगे, इधर 1 3 भी करेंगे और इधर 2 3 भी करेंगे, माने 3 इंटरैक्शन हो गए ना एक हिसाब से। यहां पर 4 होंगे तो इंटरैक्शन बढ़ जाएंगे। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज गोइंग टू बी 1 3, पहले 1 2 कर लो, R12 ले लो डिस्टेंस, R23 ले लो, इसको R13 ले लो, सो K Q1 Q2 बाय R12, राइट बच्चा, प्लस 2 3 यानी K Q2 Q3 बाय R23 प्लस 1 3, सो K Q1 Q3 बाय R13। आई होप दिस इज क्लियर बच्चा। K Q1 Q2 बाय R12, K Q2 Q3 बाय R23, K Q1 Q3 बाय R13। मेरे हिसाब से इस बात में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको खुद से कर सकते हो, वैसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे, फिर से बोल रहा हूं आपको क्वेश्चंस करने हैं, बट यहां से एक चीज और है। सपोज करो आपको ये है 4 चार्जेस दे दिए, Q1 Q2 Q3 Q4। अब आपको ये खुद से करना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको ओरली बता देता हूं, आप लिख लेना अपने कॉपी में। 1 2 2 3 3 4 1 4, ये तो दिख ही रहा है, ये तो बाहर बाहर से दिख गए, लेकिन एक और इंटरैक्शन होगा 1 3 के बीच में और इधर 2 4 के बीच में, यानी यहां पर अब 6 इंटरैक्शन हो गए। यहां पर कितने इंटरैक्शन हो गए भैया? यहां पर 6 इंटरैक्शन हो गए, इधर 3 ही थे। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का सिस्टम बना रहे हो, किस तरीके के चार्जेस है, कितने चार्जेस है। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कब? when external electric field is absent, जब कोई भी external electric field नहीं था, when external electric field is absent, right बच्चा पार्टी? I hope this is very very clear to you all। अब बातचीत आ रही है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या करेंगे। सो अगले पेज पे हम पढ़ रहे हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लिया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों ने। हाँ सर कर तो लिया। सो अभी हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस when external electric field is present, जब कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है बच्चे। अभी तक आपने एक चीज पढ़ा, V बराबर W बाई Q, चाहे Q नॉट ले लो, तो W बराबर QV भी है। W बराबर या तो QV पढ़ा आपने, या तो W बराबर K Q1 Q2 बाय R पढ़ा आपने। ये दोनों फॉर्मूलाज पढ़े हैं आपने, यस और नॉट बच्चा पार्टी? हुआ यूं कि अब तक जब आप चार्ज को लेकर आ रहे थे तो आप कह रहे थे कि फील्ड एब्सेंट है तो उसको लाने में कोई वर्क डन ही नहीं होगा, वर्क डन 0 है। अब तक जब आप चार्ज को लेकर आ रहे थे तो आपको लग रहा था कि फील्ड एब्सेंट है तो कोई वर्क डन ही नहीं लगेगा। बट यार अब जब मैं इस Q1 को लेकर आ रहा हूं बच्चे, तो ऑलरेडी कोई फील्ड है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फील्ड में आप इसको लेकर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर वर्क डन तो होगा इसको लाने में। यानी सबसे पहला जो वर्क डन होगा दैट इज व्हाट? Q1, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड है उसका कुछ पोटेंशियल होगा, तो Q1V कर लो आप, राइट बच्चा पार्टी? मानी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, यानी ये किसकी वजह से है? ये किसकी वजह से है? वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। ये किसकी वजह से है बच्चा? एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड है, उसी फील्ड में मैं Q2 को भी लेकर आया, तो भाई यहां पर भी आपका एक्सटर्नल फील्ड की वजह से Q2 भी हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। ये भी वही से है, ये भी वही से है बेटा। और क्योंकि आपस में एक दूसरे का, ये आपस में भी इंटरैक्शन होगा, आपस में भी इन दोनों का इंटरैक्शन होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी R12। तो आपस में जो वर्क डन होगा
इंटरैक्शन की वजह से, खुद की फील्ड्स की वजह से, वो हम ऑलरेडी पिछले पेज पे पढ़ के आ चुके हैं, वो इतना हो जाए। यानी अब तक जब एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंट था तो 1 और 2 को जब लाया गया तो सिर्फ एक ही एनर्जी थी, k q1 q2 by r12। बट नाउ if the external field is present, if external field is not absent, in that case जो आपका पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है बच्चा, इस केस में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है वो बन रहा है q1v प्लस q2v प्लस k q1 q2 by r12 प्लस k q1 q2 by r12। and I hope this is very and very clear to you all बच्चा। राइट बच्चा पार्टी, आप लोग देख रहे होगे मैं बार बार हर कुछ 5-10 मिनट बाद पानी पी रहा हूं। एक्चुअली मैंने एक छोटा सा चैलेंज ले रखा है डेली बेसिस पर 4 लीटर पानी पीने का। कभी भी आप पढ़ाई करो तो आपको अपने टेबल पर एक बॉटल पानी की जरूर रखनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आप डिहाइड्रेशन जो है ना, मतलब यानी कि आपके शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं रहेगी। आप अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा आप एक्टिव फील करोगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इसलिए मैं हमेशा सभी बच्चों को सजेस्ट करता हूं, अगर आपको कभी भी पढ़ना होता है या कभी भी कोई एक्टिव प्रोडक्टिव काम करना होता है तो आप अपने स्टडी टेबल पर एक पानी की बोतल जरूर रखें, उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। अक्सर हमारे साथ क्या होता है, जैसे हमें मान लो भूख लग गई, अब एकदम से भूख लगती है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें खाने के लिए। सो इन दैट केस वी ऑफन गो फॉर जंक फूड, जैसे कि चिप्स का पैकेट खा लिया, जैसे कि कोई छोटी मोटी जो भी चीज दिख गई वो खा लिया, तो इंस्टेंट आपको पेट तो भर जाता है आपका, लेकिन उसकी वजह से देखो वॉट एवर विल बी द इनकम द सेम विल बी द आउटकम। मेरे कहने का मतलब यह है कि शरीर के अंदर भी जो जाएगा वही तो बाहर भी आएगा। सिमिलर इफेक्ट हमें यहां पर भी देखने को मिलेगा, जो अंदर आएगा वही बाहर निकलेगा। तो आप के सामने अगर चिप्स का पैकेट होगा तो आप खाओगे, चिप्स का पैकेट नहीं होगा तो आप नहीं खाओगे। तो इसलिए अपनी आदतें कुछ इस तरीके से बनाओ कि आपको वो आदतें भी आपका जो भी काम है, जो भी टास्क है, जो भी चैलेंज है, जिस चीज के लिए भी आप स्ट्रगल कर रहे हो उसको सपोर्ट करे आपके हैबिट्स भी। जैसे कि अगर पानी की बोतल अभी नहीं होती तो मैं नहीं पीता। देखो मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना था, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग के बीच में तो मैं जाऊंगा नहीं, तो क्योंकि पानी की बोतल नहीं होती तो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा होता, तो मेरे शरीर में पानी की मात्रा कम रह जाती। बट क्योंकि पानी की बोतल मेरे सामने है तो हर 10 मिनट बाद मेरी नजर जा रही है और मैं पी सकता हूं पानी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आसपास अगर मेरे चिप्स का पैकेट नहीं होगा, पूरे फ्लोर पे ही अगर चिप्स का कोई पैकेट नहीं होगा, मान लो एक एप्पल रखा हुआ है या कोई बनाना रखा हुआ है या कुछ और रखा हुआ है, तो मैं अगर जाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही होगी, व्हाट विल आई डू इन दैट केस? कोई ड्राई फ्रूट्स ले लूंगा या कुछ फ्रूट का रखा हुआ है कुछ, या घर पे जो नॉर्मल रोटी बनती है वो रखा हुआ है, तो आई विल टेक दैट ना। वाई विल आई कंज्यूम चिप्स का पैकेट या फिर मैगी या फिर ये सब चीज? तो आज सबसे पहले ये काम कर लो कि अपने घर से ये जो मैगी वैगी, ये जो जितना भी चीज है ना, जो आपको लगता है कि यार 2 मिनट में बन जाएगी, फटाफट खा लेंगे तो भाई टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ये सब आपको वो 2 मिनट, मतलब हो सकता है 10 मिनट आपका बचा ले, लेकिन पूरा दिन आप आलस्य से भरे रहोगे। मैंने ये नोटिस किया है, जब भी हम कभी हेल्दी फूड नहीं खाते, जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो हमें एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, हम मतलब ऐसी पूरा मतलब टायरी सा दिन रहता है, पढ़ने का उतना मजा नहीं आता है। लेकिन वहीं पर अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं और साथ साथ में 4 लीटर कम से कम पानी दिन में पीते हैं, तो आप यकीन मानिए ये आपको बहुत अच्छा फील कराता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो इसलिए एक सीख है, कभी भी जिंदगी में, आज नहीं हमेशा जिंदगी में, कभी भी अगर आपको कोई भी अच्छा काम करना है, कोई भी प्रोडक्टिव काम करना है, पढ़ना है, तो आप एक बॉटल पानी जरूर अपने टेबल पर रखिए और साथ साथ धीरे धीरे टाइम टू टाइम आप वो पानी की बॉटल, वो पानी को कंज्यूम करिए और उसके बाद आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। चलिए यार, अब हम स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है ना? इसको आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जरा ये टीवी का एक वो था, थोड़ा सा इसको सेट करते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो भैया मैंने आपको
पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चे। फिर से वही कहूंगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा रखे हैं, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस तो देखो कर ही सकते हैं, ठीक है ना बच्चा। तो अपना हाँ पोटेंशियल एनर्जी हो गया भाई, और अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस भी हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो ये है बच्चे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अक्सर में सिमिलैरिटी होती है दोनों के बीच में, तो रिलेशन क्या है। तो यहां पर जो एक्सप्रेशन आने वाला है दैट इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and electric potential. So this is going to be the relation between electric field and electric potential. इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। देखिए भाई कॉन्सेप्ट देखना बच्चे, आप लोग कॉन्सेप्ट देखना कि मैंने कहा यार एक चार्ज है, मैंने कहा यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इस डायरेक्शन में है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा इधर और उस साइड नेगेटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा एक काम करते हैं, 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट और दूसरा ए पॉइंट और बी पॉइंट। पोटेंशियल क्या है भाई, के क्यू बाई आर। इस चार्ज से ये बी पॉइंट पास में है, मानी डिस्टेंस कम है, कम डिस्टेंस तो पोटेंशियल ज्यादा। तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल v है समथिंग, तो इसका पोटेंशियल कुछ थोड़ा सा तो ज्यादा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल v प्लस डी वी मान लेते हैं, क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस है उसको मैं डी आर मान रहा हूं। कॉन्सेप्ट समझे, पॉइंट जितना दूर होगा पोटेंशियल कम होगा भाई। मैंने कहा लेट अस सपोज जो मेरा वी ए है, ए पॉइंट है जो, उसका पोटेंशियल v मान रहा हूं, तो वी बी को मैं v प्लस डी वी मान रहा हूं, ठीक है, गॉट इट गाइस। अब एक चार्ज पार्टिकल है भैया मेरे पास Q, इस चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट A से B तक डिस्प्लेस करा रहा हूं। सभी को पता है कि पॉजिटिव चार्ज Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और आप असल में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अपोजिट में आप इसको डिस्प्लेस करा रहे हैं। तो अब यहां पर क्या करा जाए, तो उस केस में बच्चा वर्क डन होगा, क्या कहोगे, Fe dr cos 180। भैया एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट इधर को, फोर्स उधर को, एंगल 180 डिग्री, तो एक वर्क डन हो गया माइनस Fe का मतलब क्या हो जाएगा, QE लिख सकता हूं मैं, माइनस QE dr, क्योंकि cos 180 इज -1। ये मेरा पहला एक्सप्रेशन हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये, क्योंकि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेकर जा रहे हैं एंड देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब वर्क डन इज Q इंटू वी बी माइनस वी ए एज वेल। यार एक बात बताओ, ये वी बी है, ये वी ए है, माइनस करेंगे तो डीवी बचेगा सिर्फ, तो वर्क डन बराबर Q इंटू डीवी ऑल्सो, है ना, ये भी हो गया। और अगर मैं बोलूं दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं Q dv बराबर माइनस Q E dr, सही है, Q से Q कट जाएगा, सो E इज गोइंग टू बी माइनस dv बाई dr, सही है भैया। ये रिलेशन आपने, क्योंकि आप देखो वन शॉट्स कर रहे हो मेरे साथ, ये वाला जो वन शॉट है ये आप एक हिसाब से रिविजन है आपके लिए। अगर आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं तो आपने इस एक्सप्रेशन को देखा है कि E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। राइट बच्चा पार्टी, आपने कहीं ना कहीं इस वाले एक्सप्रेशन को देखा है, दैट E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। बोलो बच्चा, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब आपको जब इसके ऊपर क्वेश्चन करने होते हैं, तो मैंने आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफी करा रखे। जैसे आपने बोला E बराबर माइनस dv बाई dr, तो मैग्नीट्यूड के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे
तो आप नॉर्मली लिख सकते हो दैट E इज इक्वल्स टू V बाई डी या V बाई R, ठीक है ना, ये हो सकता है। ऑल्सो जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते थे, पार्शियल डेरिवेटिव माइनस डेल बाई डेल एक्स वी माइनस डेल वी बाई, चलो यहां पर आप ना, यहां पर आप, हाँ यहां पर आप क्या लिखा करते थे, आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, फिर उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लिखा करते थे, ठीक है ना। तो ये आपको, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है तो आपको मैं वही सजेस्ट करूंगा। संभव सीरीज जो आपकी है, जिसका जो प्लेलिस्ट है, तो उसमें मैंने पार्ट 2 न्यूमेरिकल्स का डाला है, उसके ऊपर, उसमें इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे, सो यू शुड गो एंड चेक आउट ओवर देयर। यहां से आप 2-3 सवाल मैंने करा रखे, आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। कैपेसिटेंस में आगे बढ़ने से पहले 2 टॉपिक रहते हैं हमारे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चा। सो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ बढ़ेंगे बेटा। सबको पता है चैप्टर 1 से, चैप्टर 1 में भी हमने वन शॉट करा रखा है कि डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस, आइडेंटिकल चार्जेस होते हैं और दोनों कुछ दूरी पर रखे होते हैं, है ना। तो माइनस क्यू है और प्लस क्यू है और दोनों कुछ 12 दूरी पर रखे गए हैं। सो आई विल से दैट ये तो डाइपोल का सिस्टम है, माइनस क्यू प्लस क्यू कुछ 12 दूरी पर रखे हुए। तो मैं क्या कहूंगा आपसे, दैट डाइपोल मोमेंट जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इन तो दोनों के बीच में दूरी, और क्योंकि ये वेक्टर है तो आपने ऐसा लगा दी, क्योंकि आपको पता ही है कि इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सही है बच्चा। बात सिर्फ इतनी है यार कि, बात सिर्फ इतनी है बच्चा कि यहां पर देखो 3 चीजें पूछता है हमसे, एक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट, एक इक्वेटोरियल पॉइंट और एक जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का डेरिवेशन जनरली बोर्ड्स में नहीं पूछता है, तो इसलिए मैं उसका फॉर्मूला तो करा दूंगा बट डेरिवेशन पूछता नहीं, ठीक है ना। वैसे मैंने डिटेल वीडियो में उसका डेरिवेशन भी करवा रखा है, सेफ पर्पस के लिए आप वहां से उसका डेरिवेशन भी चेकआउट कर सकते। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक काफी साल हो गए पूछा नहीं है, बहुत पहले पूछा था, ठीक है ना। तो इसलिए तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा यहां पर। अच्छा, यूनिट अगर आपको लिखना हो तो पी का यूनिट आप लिख सकते हो कूलाम मीटर, ठीक है ना। पी का यूनिट आप लिख सकते हो कूलाम मीटर। सबसे पहला आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। सबसे पहला आएगा बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। बेटा एक एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक डाइपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था बट ये थोड़ा आसान इसलिए पड़ जाता है क्योंकि यहां पर डायरेक्शंस की कोई बात नहीं होती ना। सेंटर है, ये एक पी पॉइंट है, ठीक है, यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं। सेंटर से फिर वही बात है, उसको हम हमेशा आर दूरी लेते हैं। ये आपका एल है, ये भी आपका एल माना जाता है। तो अगर मैं इसको ए पॉइंट मान रहा हूं, इसको बी पॉइंट, तो ए से ये क्या होगा, पूरा आर है सेंटर से, ये एल हटा दोगे तो आर माइनस एल, और ये बी पॉइंट से ये आर प्लस एल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। डायरेक्शन का कोई रोल है नहीं यहां पर, तो पी पॉइंट पर ए की वजह से क्या पोटेंशियल होगा और बी की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, ऐड हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब सर वी ए बराबर के क्यू बाय आर प्लस आर माइनस एल, और दूसरा वी बी बराबर, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज माइनस है तो माइनस ही आएगा, माइनस क्यू बाय आर प्लस एल। सही है। तो वी एट एक्सियल पॉइंट में यहां पर क्या बोलूंगा आपको, सीधा ऐड कर दो भाई, मतलब वी ए प्लस वी बी, मतलब वी ए प्लस वी बी, और आई कैन से के क्यू बाय आर माइनस एल प्लस के ऑफ माइनस क्यू बाय आर प्लस एल। बेटा तो आपका मतलब हो गया दैट दिस इज के क्यू कॉमन लेके 1 बाय आर माइनस एल माइनस 1 बाय आर प्लस एल। एलसीएम लोगे तो क्रॉस कर दोगे सीधा सीधा, क्योंकि दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर है। सो आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, और आई कैन से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज आपको पता होना चाहिए दैट ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। राइट बच्चा जी। तो भैया आर से आर कट जाएगा आपका, तो आपको यहां से मिला देयरफॉर वी एक्चुअल इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2l डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आपका इस तरीके से हो गया। सर ये जो q इंटू 2l है इसको आप क्या बोलोगे? इसको हम p बोलते हैं। सो आई कैन से दैट v एक्चुअल इज इक्वल्स टू kp बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आई कैन से दैट v actual is equals to kp by r square minus l square. I hope this is very very clear to you all. तो v actual क्या हो गया बच्चा? kp by r square minus l square। बात तो बिल्कुल ठीक है यार आपकी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मुझसे। अब मैंने एक चीज और बोली, फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल, जैसे आप चैप्टर 1 में करते हैं और ये डाइपोल ये दूसरी बार पढ़ रहे हो, चैप्टर 5 में इसको तीसरी बार फिर पढ़ोगे, ये तो रट जाएगा बिल्कुल आपको, है ना। तो फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल आपका जो एल स्क्वायर है वो आर स्क्वायर से बहुत छोटा होता है, तो इसलिए आप एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसलिए आप एल स्क्वायर को बच्चा नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो आपका जो वी एक्चुअल हो जाता है दैट इज गोइंग टू बी के पी बाय आर स्क्वायर। ये किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप करते थे तो ई एक्चुअल वाज 2 kp बाय आर क्यूब, वो इसके बीच का रिलेशन है वी एक्चुअल और ई एक्चुअल का। ई एक्चुअल इज 2 kp बाय आर क्यूब बट वी एक्चुअल इज kp बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द डाइपोल, और उस डाइपोल की वजह से एक एक्चुअल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्लीज नोट डाउन करिए आप इसको। अब हम लोग एक इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब हम लोग एक इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। So the second part is electric potential at an equatorial point due to an electric dipole. Electric potential at an equatorial point due to an electric dipole बच्चे कॉन्सेप्ट देखिएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू सेंटर है भाई, बिल्कुल ठीक है। मुझे किसी इस पॉइंट पर चाहिए जो कि यहां से आर दूरी पर है। सो इफ दिस इज एल, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट पाइथागोरस से। दिस इज ऑल्सो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाइथागोरस से। सही है बच्चा। व्हाट आई विल बी सेइंग कि ये वही ए पॉइंट है, ये वही बी पॉइंट है। So VA is going to be KQ by distance is root R square plus L square, सही है। और VB is going to be K of minus Q by root of R square plus L square, सही है, root of R square plus L square। Ultimately फिर वही बात आ गई, V इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा यार, ऐड ही तो करूंगा VA plus VB, or I can say it is going to be KQ by root of R square plus L square minus KQ by root of R square plus L square। A minus A तो जीरो ही हो गया ना भाई, तो जीरो हो गया। तो याद रखना, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि V potential at the equatorial point due to an electric dipole कितना होता है, तो आप सीधा सीधा कह देंगे वो जीरो होता है। आपके सामने है आंसर, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लेंगे। जनरल केस मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, नहीं पूछेगा, बट इफ इन केस आपसे फॉर्मूला अगर आपको पता हो, बहुत ज्यादा अगर आप ईगर है, ठीक है ना, तो आप इसका डेरिवेशन इसी चैनल पे आप सर्च कर सकते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल विनोद सर, आपको दिख जाएगा वहां पर। एक चैप्टर 1 का डाइपोल होगा, एक चैप्टर 2 का डाइपोल होगा, वहां पर मैंने जनरल पॉइंट का पूरा डेरिवेशन करवा रखा है, ठीक है ना। सो वी एट जनरल पॉइंट इज के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी से हम लोग करते हैं, इफ थीटा इज 0 डिग्री, सो वी जनरल इज वी एक्चुअल इज के पी बाय आर स्क्वायर। थीटा इज 90 डिग्री तो वी इक्वेटोरियल इज 0, क्योंकि कॉस 90 इज 0। तो ये आपके सामने हो गया भाई।
डाइपोल की वजह से मैंने पोटेंशियल तो निकाल दिया, लेकिन एक चीज और आती है, दैट इज इसी डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, यानी अगर मैं डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा तो उसको रोटेट करने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो जनरली पूछता है। ये मैंने चैप्टर 1 में भी टॉपिक करा रखा है, ये इस टॉपिक में भी मैं आपको करा रहा हूं, इस चैप्टर में भी। ये नोट कर लो, फिर उस पे चलते। और उस वाले टॉपिक के साथ अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस से पहला वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुश्किल से मुश्किल 40 to 45 मिनट्स का चैप्टर हमारा पेंडिंग होगा, वो भी हम फटाफट खत्म कर लेंगे फिर। So here we go. What will we be studying in this topic? That is going to be electric potential energy of an electric dipole when placed in a uniform external electric field। कह रहा है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा ध्यान से देखो यार, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप। ये देखो ऐसा है, सही बात है सर, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू। एक बात बताओ, ये फॉर एन एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना देता हूं, इधर को ऐसे बना देता हूं, माइनस क्यू प्लस क्यू। फॉर एन एग्जाम्पल ये थीटा 1 पर रखा हुआ है, बट ऑब्वियस सी बात है ये आपका डाइपोल इस तरीके के होगा, और डाइपोल मोमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो भाई कोई भी अगर डाइपोल रखा हुआ है तो वो क्या करेगा, खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करेगा। मतलब ये डाइपोल इधर को होने की कोशिश करेगा, यानी यूं समझ लो कि ये ऐसे होने की कोशिश करेगा, राइट। सो दैट डाइपोल ऐसे, इधर से डाइपोल ऐसे हो जाए, ऐसे है ना, ऐसे। तो ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे होने की कोशिश करेगा। सो दिस इज लाइक माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये अभी फॉर एन एग्जाम्पल थीटा 2 पर रखा हुआ है। कुल मिला के हम ये मान रहे हैं कि भाई कुछ जी थीटा एंगल से ये रोटेट हो गया, बिकॉज कोई भी डाइपोल, हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ा है कि अगर कोई भी डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क मानी वो उसको घुमाएगा। घूमेगा कैसे, स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज प्लेस्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखने की, जाने की कोशिश करेगा वो। तो कुछ एंगल पर रखा हुआ है तो वो कुछ डिग्री घूम गया। अब टॉर्क भी है और कुछ डिग्री घूम भी गया, तो भाई टॉर्क क्या है, एक मतलब रोटेशनल वाला जो ट्रांसलेटरी में फोर्स काम करता है, भाई रोटेशन में फोर्स क्या है, टॉर्क है। टॉर्क भी है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, माने डी थीटा एंगल भी है, तो वर्क डन तो होगा ही होगा। तो यहां पर मैं ऐसा लिखूंगा, लेट डी डब्ल्यू बी दी स्मॉल वर्क डन, लेट डी डब्ल्यू बी दी स्मॉल वर्क डन in displacing या in displacing मत बोलो, in rotating the dipole, in rotation of dipole by angular displacement d theta, by angular displacement d theta। जिस तरीके से आपने नॉर्मल वर्क डन बोला विच इज एफ डॉट डी एक्स, उसी तरीके से यहां से डी डब्ल्यू विच इज टॉर्क इंटू डी थीटा, और आई कैन से टॉर्क का मतलब क्या होता था हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं चैप्टर 1 से टॉर्क को, विच इज पी ई साइन थीटा, जहां पर वेयर पी इज क्यू इंटू 2L। याद है बच्चा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। सो वर्क डन विल बी पी ई साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक घूम रहा है ये, थीटा 1 से थीटा 2 तक। भाई ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स
जब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे, डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, वर्क डन आएगा, डब्ल्यू आएगा। भैया डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां से अगर मैं पीई बाहर निकालूंगा तो इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन डी थीटा का, साइन थीटा डी थीटा। और एंगल कहां से कहां तक भैया, थीटा 1 से थीटा 2 तक। सर एंगल कहां से कहां लेंगे हम, थीटा 1 से थीटा 2 तक। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब सर वर्क डन इज गोइंग टू बी पीई तो आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन प्लस कॉस थीटा होता है, बट इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस थीटा होगा। वो भी कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। सो आई विल से दैट डब्ल्यू बराबर माइनस बाहर आ जाएगा, सो माइनस पीई, हियर आई कैन से कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सही है जी। हियर आई कैन से दैट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यार यही वर्क डन एनर्जी एक ही बात है। अब मैं ऐसा केस मान रहा हूं कि इफ थीटा 1 इज 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज समथिंग थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी माइनस पीई कॉस थीटा, बिकॉज ये तो कॉस 90 वाला जीरो हो जाएगा। और आई कैन से दिस इज माइनस पी डॉट ई, आई कैन से दिस इज माइनस पी डॉट ई। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। इसके ऊपर भी मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो इसके लिए भी आप डिटेल्ड लेक्चर को रेफर कर सकते हैं, आपको वहां से समझ में आ जाएगा, आप वहां से इसके क्वेश्चंस भी इजीली कर पाओगे। प्लीज इसको नोट डाउन करिए। राइट बच्चा पार्टी। सो यू इज गोइंग टू बी माइनस पी डॉट ई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यार, आपने कहा सर u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, सही है। अब u या तो मिनिमम हो सकता है या मैक्सिमम हो सकता है। सो u ईदर कैन बी मैक्सिमम, इट ईदर कैन बी मिनिमम, सही है ना। u या तो मिनिमम हो सकता है या फिर मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम होने के लिए थीटा आपका 0 डिग्री होना चाहिए, थीटा शुड बी 0 डिग्री, बिकॉज कॉस 0 इज 1। अब आप कहेंगे कॉस की वैल्यू 1 मतलब मैक्सिमम, लेकिन आगे माइनस भी लगा हुआ है ना, तो उल्टा चलोगे तो ये माइनस पीई हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है यार। और मैक्सिमम के लिए उल्टा होता, भाई थीटा आपका यहां पर कितना होना चाहिए, थीटा आपका यहां पर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, बिकॉज कॉस 180 इज -1, और u हो जाएगा माइनस पीई इंटू -1, और आई कैन से प्लस पीई। याद रखना हमेशा हमेशा कहीं पर भी यदि पोटेंशियल एनर्जी आपका मिनिमम है, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, अच्छा उल्टा लिख दिया, यहां पर मैक्सिमम लिख दो, यहां पर मिनिमम लिख दो। हाँ ये हो गया मिनिमम वाला केस, ठीक है ना, और ये हो गया मैक्सिमम वाला केस। यदि पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर भी मिनिमम है तो समझ लेना भाई वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, समझ लेना वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर भी मैक्सिमम है तो समझ लेना भैया वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। यदि पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर भी अगर आपका मैक्सिमम है तो वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। एक लास्ट टॉपिक दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके साथ फिर अपना कैपेसिटर से पहले पहले का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या बच्चा? अगले पेज पे ही चले जाते हैं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब यार ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है इसका क्या मतलब है? असल में जिस तरीके से आपने गॉसियन सरफेस पढ़ा था, एक इमेजिनरी सरफेस वेयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, यहां पर भी ऐसा होता है। इमेजिनरी सरफेस वेयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। याद रखना ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है, ये
एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है बच्चा। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का दोनों का पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, बट एक का, जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक चार्ज है बच्चा Q, इससे r दूरी पर अगर आपने एक स्फेयर बनाया, इससे अगर आपने r दूरी पर एक स्फेयर बनाया बच्चे, तो अब इस पॉइंट का पोटेंशियल फॉर एन एग्जांपल V है, हो सकता है इस पॉइंट का पोटेंशियल V/2 हो। बात समझ में आ गई? सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा, बाकी दूसरा सरफेस है उसके लिए पोटेंशियल कुछ और भी हो सकता है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे, है ना? एक सेकेंड आप होल्ड करिए, ठीक है, इसको रिज्यूम करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि भाई अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। अब आपका एक छोटा सा, देखो इतना तो मेरा हक बनता है, एक छोटा सा होमवर्क है, इसकी प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में से मैं आपको ओरली बता रहा हूं, लिखवा इसलिए नहीं रहा हूं कि ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपको अपने पेज पे लिखना है। जिनको आता है वो तो अभी साथ साथ लिख रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी, एक चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक लेकर जाओगे तो उस केस में वर्क डन जो होगा वो आपका जीरो होगा, फर्स्ट थिंग, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, डीवी जीरो हो गया तो वर्क डन तो होगा ही नहीं, पहली चीज। दूसरा चीज ये होगा कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है ना वो आपका क्राउडेड होंगे, मतलब बहुत पास पास होंगे। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये तीसरा पॉइंट हो गया, राइट बच्चा पार्टी? ऐसे ही आप बना सकते, ये स्फेरिकल भी होता है, सिलिंड्रिकल भी होता है, प्लेनर भी होता है, डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं कुछ सोर्सेस की वजह से, जैसे अगर मान लेते हैं आइसोलेटेड प्लस चार्ज है, सिर्फ प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे भैया? जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी वैसे वैसे ये दूर होते जाएंगे, ठीक है? तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मानी अगर एक आइसोलेटेड की बात हो रही है, अगर एक आइसोलेटेड की बात हो रही है तो आप उसको कह सकते हो कि वो रेडियली आउटवर्ड है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। गॉट इट गाइस? सिमिलरली एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा भैया? रेडियली इनवर्ड होगा भाई। मानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी अंदर की तरफ जा रही होगी ऐसे करके, बात बाकी सेम ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगी तो वो कैसे जाएगी? परपेंडिकुलर ही तो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। मतलब एरो आप भले ही यहां पर बीच में ना लगाए, एरो आप भले ही आप यहां पर बीच में ना लगाए, बट दिस इज समथिंग लाइक दिस ओनली। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना आपको? ये पूरा मतलब आप ऐसे आगे, आपकी मर्जी, आप ऐसे बना सकते हैं, राइट बच्चा पार्टी? ये आप आगे ऐसे बना सकते हैं। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू हो गए, अलग अलग अगर है तो। व्हाट इफ एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू? तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, यहां पर क्या होगा? यहां पर आपने इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर स्ट्रॉन्गर होगा बीच में, यानी बीच के तरफ पोटेंशियल जो है ना वो पास पास होंगे और दूर की तरफ जो है पोटेंशियल वो वीकर होंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो इस केस में आप ये बात कह सकते हैं बच्चा कि यहां पर ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा इस तरीके, यहां पर ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। मतलब ये ऐसा, जो आप दूर वाला पॉइंट है ना, मतलब यहां पर ऐसा दूर जाएगा बट यहां पर ऐसा पास में ही होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस तरीके से ही हो रहा होगा। और अगर एक प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है ना, यहां पर ऐसे प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो इधर क्या होगा? इधर दूर जाएगा और इधर पास होगा, ऐसे करके, ऐसे करके। समझ में आया कि नहीं है? सिमिलरली इसकी वजह से भी आप देखोगे तो ये ऐसा ही होगा, मतलब थोड़ा सा आप इसको दूर बना लोगे, ठीक है ना? ये पूरा आपको एनसीईआरटी से इसका डायग्राम पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इधर पास बन जाएगा बट इधर दूर चला जाएगा, ऐसे करके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है ना? ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का कॉन्सेप्ट हो गया। ये एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार ये आप एनसीईआरटी से पूरा पढ़ ले अच्छे से,
what are the equipotential surfaces, what are their properties, और ये डायग्राम्स आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। आप हाथ से बनाएंगे इसको बार बार, क्योंकि रिक्वायर्ड होता है भैया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कर लोगे आप लोग? डन है? मेरे हिसाब से ये हो जाएगा आपका। हाँ जी, तो एक तो ये वाली बात। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के साथ। मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग को पॉज करूंगा, ठीक है ना? आपको नहीं पता चलेगा, अब तो सीधा मेरे साथ अब कंटिन्यू ही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा पानी वानी पी के आता हूं, थोड़ा सा फ्रेश होता हूं, फिर हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल एक नया टॉपिक है, और उसके साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आई होप यहां तक आपको मजे आ रहे हैं। यदि ऐसा है तो प्लीज एक बार फिर से कहूंगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वही है कि आप भी मतलब अब तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, तो आप तो पॉज करके 1-2 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, है ना? हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को स्टार्ट कर रहे होंगे, काफी मजे आएंगे उसमें। सो यस गाइस, तो यार अभी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है हमारा? नॉर्मली मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक डिवाइस है विच इज यूज टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बुक्स में लिखा होता है इट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना? तो वो आपको देखना है, बट ये एक डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड करके रखता है, ठीक है ना? इसका अगर आप जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है तो वैसे ही कैपेसिटर होता है, ठीक है ना? मतलब कैपेसिटेंस इज नॉट अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, ठीक है ना? याद रखना, यहां पर ध्यान से देखना इसको। कैपेसिटर इज अ डिवाइस, और उस डिवाइस की काबिलियत कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, वो उसका कैपेसिटेंस बताता है। अगर कैपेसिटेंस की बात कर रही है, सो इट इज द एबिलिटी टू मेजर द इट इज द एबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ होल्डिंग द चार्ज। बात समझ रहे है ना? जैसे रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है फॉर द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना? उसी तरीके से कैपेसिटेंस। इसकी अगर आप यूनिट की बात करोगे तो ये इसका यूनिट जो है दैट इज फैरेड, FARAD। इट इज अ वेरी बिग यूनिट। फैरेड इज प्रैक्टिकली अ वेरी बिग यूनिट, मतलब ये काफी बड़ा यूनिट है, ठीक है ना? इट इज अ वेरी बिग यूनिट। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक बहुत बड़ा यूनिट है? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक बहुत बड़ा यूनिट है? उसके लिए मुझे एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा कि असल में फैरेड की वैल्यू, थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा। देन आई विल हैव टू चेक कि ये कैसे है, किस तरीके से है ना? लेट्स सी, देखो एक बारी। सो यस बच्चा, 1 मिनट होल्ड करना यार, 1 मिनट बच्चों, हाँ ठीक है। Capacitance of a spherical या capacitance of an isolated spherical capacitor, capacitance of an isolated spherical capacitor, capacitance of an isolated spherical capacitor। बच्चा, एक isolated spherical capacitor का capacitance कैसे पता चलेगा? How we are going to know about this? So this is like this, ये आपके पास एक स्फेयर है, ठीक है ना? आपने यहां से R रेडियस ले लिया, ठीक है ना? Q चार्ज है, कुछ कंडक्टर है, मतलब कैपेसिटेंस का मतलब भी आगे जाके आप जानोगे कंडक्टर की ही बात हो रही है यहां पर, ठीक है ना? क्योंकि Q चार्ज है तो इसका कुछ पोटेंशियल होता होगा, KQ/R, जिसको आप नॉर्मली लिख सकते हो Q/4πε0 R। सही है जी सर। हमें तो C चाहिए इसका। सर Q बराबर CV होता है, तो C इज इक्वल्स टू Q/V, और आई कैन से Q/V कितना है? ये Q/4πε0 R। ये जाएगा ऊपर, Q से Q कट जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू 4πε0 इंटू R। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R।
इसका मतलब सर C जो है वो सीधा सीधा रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। मानिए अगर मैं आपको यहां पर ग्राफ में बताऊं C और R का, तो सर C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सर C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो हमने तो ये बात करनी थी कि फैरेड एक बड़ा यूनिट है, वो चीज तो देखना है ना हमें कि फैरेड इज अ बिग यूनिट। उसको कैसे करेंगे? ध्यान से देखो यार, बिल्कुल गौर से देखना। अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है ना, तो उसका भी कुछ कैपेसिटेंस हो सकता है, राइट। इसका जो कैपेसिटेंस है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है जी, ऐसा ही होगा। वैल्यूज पुट करोगे तो ये 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 6400 किलोमीटर है ये, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको लगभग लगभग आप देखोगे तो 711 या 713, कुछ किताबों में कुछ लिखा होता है, कुछ किताबों में कुछ लिखा होता है माइक्रोफैरेड, या फिर 0.713 मिलीफैरेड होता है। अभी आप सोच के देखो ना, अर्थ कितना बड़ा बॉडी है, उसका कैपेसिटेंस इतना है, तो फैरेड खुद में कितना बड़ा यूनिट होता होगा। अभी इसका कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे ना तो आपको साइज बढ़ाना पड़ेगा, साइज बढ़ाएंगे तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा फिर तो फिर क्या करें? अगर साइज भी नहीं बढ़ाना है तो फिर व्हाट शुड वी डू? वहां पर फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। किसका कॉन्सेप्ट आया बच्चा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। आपको इसका प्रिंसिपल पता है क्या है? आपको इसका प्रिंसिपल पता है क्या है? ध्यान से देखना। कह रहा है यार एक कंडक्टर है पॉजिटिवली चार्ज्ड, मैंने कहा ठीक है, इसका चार्ज बगैर चेंज करे मैं इसका कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाऊंगा? तो मैं इसके अक्रॉस ना एक न्यूट्रल कंडक्टर और ले आया। अब पॉजिटिव है तो उसकी वजह से इसके इस साइड पे तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाए और इधर आपका पॉजिटिव। देखो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव के पास है तो इस वाले का पोटेंशियल कुछ रिड्यूस हो जाएगा, इसकी वजह से इंक्रीज भी होगा, बट ये दूर है और ये पास में है तो नेगेटिव वाले की वजह से ज्यादा जो इफेक्ट दिखेगा वो रिड्यूस होगा, यानी इसकी वजह से पोटेंशियल रिड्यूस हो गया। चार्ज सेम है, ठीक है ना, ये पूरा मतलब दोनों को इक्वल बनाना है, ठीक है ना, ऐसा बड़ा छोटा नहीं बनाना, इक्वल बनाना। चार्ज सेम है, पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो भाई बड़ा ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, चार्ज सेम है तो हाँ है ना, सही है सर। Q बराबर C बाई वी, सॉरी Q बराबर CV, तो C बराबर Q बाई वी। इफ Q इज सेम तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। फिर मैंने क्या किया, मैंने अर्थिंग करा दी इनकी, ये पॉजिटिव को बिल्कुल ही हटा दिया यहां से। अर्थिंग में तो यही होता है ना भाई, चार्ज को न्यूट्रल कर देगा वो, मतलब जो भी एक्सेस चार्ज है उसको न्यूट्रल कर देगा। तो इधर पॉजिटिव की वजह से जो इफेक्ट बढ़ रहा था वो भी कम हो गया, यानी अब पोटेंशियल और इंक्रीज हो गया, और डिक्रीज हो गया, सॉरी, आफ्टर अर्थिंग potential further decreases, therefore capacitance increases, थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया कैपेसिटेंस, है ना। तो बगैर चार्ज को छेड़े आपने कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, तब जाके आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आया कि भाई ठीक है, चार्ज को ना छेड़ के भी उसका पोटेंशियल आप कम कर दोगे तो उसका कैपेसिटेंस हम बढ़ा सकते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट था, गॉट इट गाइस। फिर हमारे पास आया कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो यहां पर भी वही है, Q बराबर CV है कॉन्सेप्ट यहां पर भी, बट इसका पर्सनल कुछ कैपेसिटेंस का कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बच्चा, ठीक है ना। कैसे करोगे आप? ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना?
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कहां से पता चला? चैप्टर 1 से। और आपको यह भी पता है कि सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। आपको यह भी पता है कि सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना? आपको यह भी पता है कि सर सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, सही है ना? Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब इसके बाद बात आती है पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या होगा? E इंटू डी। अरे मैग्नीट्यूड E बराबर V बाई डी, आपने देखा ही है। तो V इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। सो V इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और आपको तो पता है Q बराबर CV होता है, तो V इज Q बाई C। देयरफॉर LHS में Q बाई C डालो, इधर Q बाई एप्सिलॉन नॉट A डालो, इधर D डालो, Q से Q कट जाएगा। सो आई कैन से C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, C is inversely proportional to distance between both the plates. C दोनों प्लेट्स के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है and it is inversely proportional to the distance between both the plates. And I hope you guys are getting this part. मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। C is directly proportional to area. C is inversely proportional to the distance between both the plates. I hope this is very, very, very clear to you all, बच्चा। Got it, guys? बोलिए बच्चों, आई बात समझ? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या बच्चे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब या तो सीरीज में हो सकता है या पैरेलल में हो सकता है, या तो सीरीज में हो सकता है या फिर पैरेलल में हो सकता है। पहले हम सीरीज में जोड़ देते हैं। C1, C2, C3। असल में सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट रहता है। याद रखना ये चीज। इसका कुछ V1 होगा, इसका कुछ V2 होगा और इसका कुछ V3 होगा। टोटल V होगा विच इज V1 प्लस V2 प्लस V3, मानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस A और B पॉइंट के बीच में क्या होगा? V विच इज तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करके। अभी V तो क्या ही हो जाएगा? Q बाई C सीरीज, भाई V बराबर Q बाई C फॉर्मूला से। तो दिस इज Q बाई Q1 बाई C1। Q तो सेम ही है, सो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 बेटा। और आई कैन से Q कॉमन लेके कट जाएगा, सो 1 बाई C सीरीज बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। 1 by C series is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. I hope this is very clear to you. For two capacitors in series, एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। C सीरीज बराबर C1 C2 by C1 plus C2। याद रख लेना। सर ये कहां से आया? ये भी यहीं से आया, 1 by C1 प्लस, देखो एलसीएम करोगे तो C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2, रेसिप्रोकल मारोगे तो C1 C2 by C1 प्लस C2। ये एक शॉर्टकट है, ठीक है ना? व्हाट इफ n कैपेसिटर्स है और वो सीरीज में लगे हुए हैं आइडेंटिकल? सो आई विल से फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स in series, C series is C by n। जैसे मान लो 4 माइक्रोफैरेड के 6 लग गए सीरीज में, तो नेट क्या हो जाएगा? 4 by 6 माइक्रोफैरेड। राइट है? सीरीज वाला हो गया, नोट कर लिया आपने। अब हम लोग पैरेलल पे चलते हैं। अब हम लोग पैरेलल पे चलते हैं।
C1 C2 C3, इधर V सेम रहता है, चार्जेस अलग रहते हैं। अगर Q जाएगा तो इसके पास Q1 जाएगा, इसके पास Q2 और इसके पास Q3। सर ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करने में अक्सर थोड़ी तकलीफ होती है। मैंने 2 सेशंस लिए हैं इस पे, क्वेश्चंस पे। इस पहले वन शॉट कंप्लीट करेंगे, अगर टाइम बचेगा तो इसके क्वेश्चंस करा देंगे, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं बचेगा, बट स्टिल अगर जैसा भी होगा तो वो देख लेंगे हम। सो यू विल सी हियर, है ना, ये आप ऐसा देख लोगे। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। गॉट इट गाइस? So what will you say here? You will say that V is same, Q is different. तो जो different होता है ना वही तो ऐड होगा, मानी therefore Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3। अरे भैया चार्ज डिवाइड हो गया, 1 2 3। Q is what? C parallel into V। सबका पोटेंशियल सेम है तो V लिख दिया मैंने, V कॉमन लेके कट जाएगा। तो पैरेलल में तो सबसे आसान है, बस कैपेसिटेंस को आपने ऐड कर देना है, कैपेसिटेंस को आपने ऐड कर देना है। और वही अगर n कैपेसिटर्स, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स पैरेलल में हो तो n से मल्टीप्लाई कर दो। आई विल से फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन पैरेलल, C पैरेलल इज गोइंग टू बी NC। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे हम, आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि नहीं आ गया? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। और मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया आपको। अब क्योंकि ये तो कर लिया, क्वेश्चंस हम कर नहीं रहे, सिर्फ टॉपिक्स माने डेरिवेशंस एंड ऑल यही कर रहे, तो यहां पे हम कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। मतलब डाई इलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पहले थोड़ा सा डाई इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चा। ये डाई इलेक्ट्रिक क्या है, पहली बात ये देखना पड़ेगा, व्हाट इज दिस डाई इलेक्ट्रिक, है ना। ये डाई इलेक्ट्रिक क्या है? ध्यान से देखना बच्चे, ये मेरे पास वही कैपेसिटेंस वाली प्लेट्स है, या नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो, ठीक है। 2 प्लेट्स है जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इनकी बीच में अगर एयर होता तो बीच में सिर्फ और सिर्फ कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? ऐसी E0 ऐसा होता। बट अब मैंने क्या किया, मैंने बीच में ना यहां पर एक डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया। मैंने बीच में डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है। सो पूरा नहीं डालते, थोड़ा सा इस तरीके से देखते हैं कि ऐसा करते हैं। मैंने बीच में डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया। अभी डाई इलेक्ट्रिक में क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा और पॉजिटिव इस पे इंड्यूस हो जाएगा। यूं तो इसके ऊपर एक पूरा सेशन है कि किस तरीके से यहां पर आपका मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए, किस तरीके से डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, ठीक है ना। बाकी कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट साइड पे एक नेगेटिव रह गया, राइट पे पॉजिटिव, तो एक परमानेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल हमने जो है ना यहां पर इंड्यूस करा दिया। थोड़ी सी बेसिक बातें आपको वन शॉट के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं। डाई इलेक्ट्रिक किसके लिए हम यूज करते हैं? फर्स्ट थिंग टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट थिंग टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरीके से एक कंडक्टर होता है बच्चा, जिस तरीके से एक कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, आप चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है बट उतना नहीं जितना एयर में था। देखो अगर यहां पर E0 है बच्चा, यहां पर भी E0 है वैक्यूम में या एयर में, तो इधर से ना कुछ इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। टोटल अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 जाना चाहता था बट इस E0 को E इंड्यूस ने आधा तो काट दिया, सिर्फ इतना रह गया बस, E रिड्यूस्ड। इसको मैंने E रिड्यूस्ड बोला। यहां पर E0 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम या एयर बोल लो, इन वैक्यूम या फिर एयर बोल लो, ये फर्स्ट थिंग है। दूसरा बच्चा E इंड्यूस्ड क्या है? यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
ये भी ठीक है। और ई आर क्या है? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ई पोलराइज भी बोला जाता है, इंड्यूस को पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत सारी किताबों में बोला जाता है। सो दिस इज रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है इंड्यूस्ड। ये रिड्यूस्ड कितना होता है बच्चा? ई नॉट से तो कम ही होगा। कितना कम होगा? डिवाइडेड बाय द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने के लिए यूज हो रहा है। अंदर कायदे से ई नॉट होता अगर वैक्यूम होता तो, बट क्योंकि ये मटेरियल डाल दिया गया तो जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई नॉट बाई के। तो हमें जो है ना अब कैपेसिटेंस करना है, हम एक इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेट में डालेंगे और एक कंडक्टिंग स्लैब को, और उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। ये एक बार लिख लो आप। सो आप लिख सकते हो मतलब व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? इट इज एसेंशियली एन इंसुलेटर। ये एक इंसुलेटर ही है भाई, ये एक इंसुलेटर ही है जिसके अंदर चार्ज तो नहीं फ्लो हो सकता, बट हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो सकता है। ठीक है ना? सो आई विल से आगे आई विल से कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a dielectric slab is inserted between them. When a dielectric slab is inserted between them. When a dielectric slab is inserted between them. Capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab is inserted between them. वही है पॉजिटिव, नेगेटिव। अब आप इधर क्या करोगे? ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई रिड्यूस्ड। बाहर क्या है भैया? ई नॉट, ई नॉट। टोटल डी दूरी था, इसका थिकनेस कुछ टी है। पहली बात आप मुझे ये बताओ कि यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई नॉट प्लस ई रिड्यूस्ड, है ना? यही तो होगा भाई। पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? वैक्यूम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस मटेरियल के अंदर कितना जा रहा है ना? ऐसा ही होगा ना बच्चे? वैक्यूम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस मटेरियल के अंदर कितना जा रहा है? सो ई इज बेसिकली ई नॉट प्लस ई रिड्यूस्ड। That is it only. E is E naught plus E reduced. मैंने कहा बात तो सही है यार, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे। तो आप देखो E बराबर E नॉट कितनी दूरी के लिए है? पूरा D था, उसमें से T दूरी में तो E नॉट है नहीं। सो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, V की बात करूं, तो V क्या हो जाएगा? E नॉट इंटू इसके लिए D माइनस टी प्लस रिड्यूस्ड कितनी प्लेस में है? T। या इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई रिड्यूस्ड को तो E नॉट बाई के बोलते हैं पिछले पेज से, बिकॉज E रिड्यूस्ड इज इक्वल्स टू E नॉट बाई के। तो V जो हो जाएगा, E नॉट कॉमन आ जाएगा, इधर से D माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा। सही है बेटा? बिल्कुल ठीक। V की जगह Q बाई सी, इधर Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, अभी तो पढ़ा था हमने, ये रहा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है ना? इंटू D माइनस टी प्लस टी बाई के। सो Q से Q कट जाएगा, देन आई कैन से दैट C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई d minus t plus t by k. Epsilon not a by d minus t plus t by k. This is your C. So C is basically epsilon not a by d minus t plus t by k. I hope this is very very clear to you all. Right बच्चा पार्टी? अब इसमें भी वो केस बोल देता है मुझसे, इसमें भी वो मुझसे केस बोल देता है। क्या केस बोलता है? If t is equals to d, if T is equals to D, तो C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई
d माइनस डी प्लस डी बाई के ऊपर जाएगा, सो दिस इज k इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। ये तो एयर का है या वैक्यूम का है, सो नाउ आई कैन से दैट c इज k टाइम्स c ऑफ एयर, चाहे वैक्यूम बोल दो। ये आपका फॉर्मूला था और ये आपका केस था। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन देम। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना था जब उसके अंदर कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। नॉर्मल डेरिवेशंस है यार, देखो पहले होता था 30-35 नंबर के डेरिवेशंस आते थे 70 में से, बट अभी क्या है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अभी क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ रहे हैं जो कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। कुछ डेरिवेशंस है, अभी तो शुरुआत है ना, अभी आप ये थोड़ा ही सोच सकते हो कि हम एक चैप्टर छोड़ देंगे, एक डेरिवेशन छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अभी से साइड बाय साइड करोगे आप, देखो आपके लिए क्या काम चल रहा है। पहले आपके लिए डिटेल कराया जा रहा है इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद जैसी वो डिटेल खत्म हो रहा है तो उस चैप्टर का वन शॉट भी आ रहा है। जैसे चैप्टर 1 खत्म हुआ तो उसका वन शॉट आ गया, चैप्टर 2 खत्म हो गया उसका वन शॉट आ रहा है, इसी तरीके से चैप्टर 3 आपका साथ साथ चल रहा है ना। तो आपसे यही कहूंगा कि यार बस अपना जुनून, अपना फोकस, अपना लगन खोने मत देना। जो चल रहा है ना इसको एक बार अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, क्वेश्चंस कर लो भाई, मजेदार तरीके से एक एक चैप्टर को पक्का करते जाओ, ताकि बाद में जब रिवीजन का टाइम आए तो आपको लगे अरे यार ये तो मुझे आता है, इसके साथ 10-12 सवाल और कर लेता हूं, है ना। ऐसे करते रहना है। अगला टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a conducting slab is inserted between them। जब हम इसके बीच में क्या डालेंगे, कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे। Capacitance of a parallel plate capacitor when a conducting slab is inserted between them। So I will say that over here, what I will say कुछ इस तरीके से, अब इसके बीच में ना मैंने कंडक्टिंग स्लैब पुट किया। कॉन्सेप्ट यहां पर भी सेम ही होना है, पॉजिटिव नेगेटिव, सो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। ई नॉट वही है, ई नॉट बीच में मतलब पूरा आपका ई नॉट, ठीक है ना। ई नॉट इधर भी इंड्यूस हुआ, बट जितना इंड्यूस हुआ, कितना इंड्यूस हुआ, ई नॉट के बराबर। ऐसा नहीं होता कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, होता है। चार्जेस तब तक एक्यूमुलेट होते हैं जब तक ये ई इंड्यूस ई नॉट के बराबर ना हो जाए, ताकि ई नेट जो वहां पर देखा जाए तो अंदर जीरो होता है, अंदर ई नेट होता ही नहीं है। ये टी दूरी है और ये वही मेरा डी दूरी है, ये वही मेरा डी दूरी है, ये टी दूरी है, ये वही मेरा डी दूरी है। अभी मैं क्या कहूंगा यहां पर, अभी मैं कहूंगा सर E इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस जीरो ना, नहीं समझे भाई, कंडक्टिंग स्लैब के वजह से तो है ही नहीं ना। ये क्या है, व्हाट इज दिस, कंडक्टिंग स्लैब, व्हाट इज दिस, कंडक्टिंग स्लैब। तो V क्या हो जाएगा, सीधा सीधा E नॉट इंटू डी माइनस टी, जैसे पिछले वाले एक्सप्रेशन में भाई डी माइनस टी। सो आई कैन से दैट V इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी, और आई कैन से Q बाय C बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी। Q से Q कटा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी माइनस टी। C is equals to epsilon naught A by D minus T। C is equals to epsilon naught A by D minus T। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर भी आप कर लो, केस कर लो। इफ T is equals to D तो C हो जाएगा epsilon naught A by 0 यानी इनफिनिट। कुल मिला के आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखा था, व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन देम,
देन आई एम स्टडिंग व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन देम। एक बार नोट कर लो आप लोग इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। I hope so this is very clear. Let's move ahead now. दो टॉपिक्स रह गए। अच्छा, एक क्या आता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर होता है, यू से डिनोट करते हैं। असल में इसका सिर्फ फॉर्मूला है, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि इसका डेरिवेशन नहीं करना है आपको, फॉर्मूला करना है। बिकॉज Q इज इक्वल्स टू CV है, तो आप इसको हाफ C की जगह Q बाई V, तो हाफ QV भी लिख सकते हो, और V की जगह Q बाई C, तो 1/2 Q स्क्वायर बाई C भी लिख सकते हैं। ये आपका एक फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट एनर्जी स्टोर्ड के साथ साथ वो हमसे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछता है। वो हमसे एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछता है। इसके साथ साथ वो हमसे एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछता है बच्चा। अभी एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही तो हो गया, स्मॉल यू, यानी हाफ CV स्क्वायर बटे, मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू डिस्टेंस, आया ना, यानी हाफ C की जगह एप्सिलॉन नॉट A बाई D, V की जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में लिखोगे, बिकॉज V बराबर E इंटू डी, because V बराबर E into D, so I can say that this is E square D square, और नीचे में आपका AD हो गया, A से A कट जाएगा, D इधर जाएगा, तो D स्क्वायर से ये D स्क्वायर कट जाएगा, तो आपको U क्या मिला, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। सो इफ somebody is asking you what is the energy density of an electric field, ये एक अलग से एक्सप्रेशन है। जिस तरीके से वो एक एक्सप्रेशन था, उसी तरीके से ये एक अलग एक्सप्रेशन है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। हम आगे जाके EM वेव्स में पढ़ते हैं कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, और बाद में वो कहेगा दोनों इक्वल कैसे होते हैं वो भी देखना है। तो ये आपको यहां तक जानना है, नोट कर लो एक बार, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने आपको एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर बता दिया, तो एक कॉन्सेप्ट है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय टू कैपेसिटर्स। बड़ा प्यारा टॉपिक है, ठीक है ना, 5 से 10 मिनट का, एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है लेकिन बड़ा आसान सा है। सो लॉस ऑफ एनर्जी एक साथ ही लिख लेते हैं यार, लॉस ऑफ एनर्जी on sharing charges by two capacitors. Loss of energy on sharing charges by two capacitors. दो कैपेसिटर्स जब चार्ज शेयर कर रहे हैं, भाई कैपेसिटर्स का मतलब क्या है, कंडक्टर्स ही तो है। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा कॉमन पोटेंशियल का, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा कॉमन पोटेंशियल का। कैसे, देखो एक कंडक्टर है, Q1 चार्जेस, C1 कैपेसिटेंस, मैंने इसको एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू, मतलब एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू मैंने इसको कनेक्ट किया है, ठीक है ना, Q2 चार्जेस, C2 कैपेसिटेंस।
इसका पोटेंशियल इज समथिंग V1, इसका पोटेंशियल इज समथिंग V2। बट ऑब्वियस सी बात है, तब तक एक से दूसरे के पास चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक इनका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, है ना। इसका मतलब एक टाइम पे इनका पोटेंशियल बराबर होगा। कोई भी दो कैपेसिटर्स का ये कुछ इस तरीके का सिस्टम नहीं हो गया कि जैसे दो कैपेसिटर है वे पैरेलल में लगे, क्योंकि पैरेलल में चार्जेस तो अलग अलग होते हैं दोनों के, कैपेसिटेंस भी, बट पोटेंशियल सेम होता है। ये कुछ ऐसा बन गया कि नहीं बन गया। और इसके लिए अगर मुझे V चाहिए तो V के लिए क्या करना पड़ेगा, Q टोटल बाय C टोटल, या C पैरेलल या C इक्विवेलेंट। Q टोटल माने Q1 प्लस Q2, और C टोटल मतलब C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल में तो कैपेसिटेंस आपका वैसे ही आए। अभी Q1 क्या आएगा यहां से, तो Q1 बराबर C1V1 और Q2 बराबर C2V2। सो आई कैन से दैट V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 बाय में C1 प्लस C2। तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल, व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल, इन दैट केस यू कैन राइट दैट दिस इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। बोलो हाय ना। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चों। प्लीज नोट दिस डाउन एज वेल। इसको भी नोट डाउन करेंगे फटाफट। अब जैसी कॉमन पोटेंशियल मैंने कर लिया तो हम लॉस ऑफ एनर्जी वाला कर लेते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया, डेल्टा यू, है ना, डेल्टा यू। अगले पेज पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा लैग हो रहा है। तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू माने पहले ये एक सिंगल कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, तो इसका एनर्जी कितना है, हाफ C1V1 स्क्वायर, सही है। फिर ये है C2V2 और इसका कितना है, हाफ C2V2 स्क्वायर, सही है। तो इनिशियल कितना हो गया भाई, इसका क्या है, एक मिनट, ये आपका U2 है ना। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, दोनों का एडिशन हो जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। U इनिशियल इज हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। बट देन व्हाट आई डिड, कनेक्ट कर दिया ना हमने। अब जो U फाइनल होगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, हाफ C फाइनल इंटू V फाइनल का स्क्वायर। अभी V तो कॉमन है, सो आई कैन से दैट U फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ C फाइनल मतलब C1 प्लस C2 और V फाइनल का स्क्वायर मतलब C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, सही है। ऐसा ही हो गया, हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही हो गया। सो U फाइनल इज इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2, इधर आपका C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये कट जाएगा और आई कैन से U फाइनल इज इक्वल्स टू 1/2 C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, इसका स्क्वायर है और नीचे में पूरा C1 प्लस C2 है। ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। मुझे तो डेल्टा U चाहिए। मैं तो एक काम कर लेता हूं, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है ना, और इसको यहां से थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अरे चलो हाथ से ही कर देते हैं, लैग कर रहा है ये काफी। इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है।
ऐसा हो गया। अभी तो आई वॉन्ट डेल्टा यू विच इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और इसी डेल्टा यू को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं, जगह ज्यादा है ना इसलिए। तो डेल्टा यू बराबर यू इनिशियल मतलब 1/2 सीधा सीधा कॉमन ले लू, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इधर से भी 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2। आई विल मल्टीप्लाई द C1 प्लस C2, सामने 1/2 तो कॉमन ले लेता हूं, है ना, 1/2 को कॉमन ले लेता हूं, उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। सो आई विल से दैट डेल्टा यू बराबर 1/2 कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दो, C1 V1 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट मतलब ऐसी ले लो, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। भाई जब आप नीचे 1 है, एलसीएम लोगे 1/2 तो आप पहले ही कॉमन ले चुके हो, तो भाई आपको मल्टीप्लाई करना था। अब खोल दो पूरे को, अभी खोल दो पूरे को, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 से मल्टीप्लाई करेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 मल्टीप्लाई कर लो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस अब इसका इसके साथ C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस अब इसका C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो पहले वाले ब्रैकेट का हो गया, दूसरे का माइनस कर लेता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस था अंदर बाहर माइनस हो जाएगा, और अंदर प्लस था बाहर माइनस ही हो जाएगा। सही है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन एक्चुअली अंदर प्लस था बाहर माइनस हो जाएगा, है ना। अब एक बार कटिंग पीटिंग कर लो पूरा, जिसको जैसे काट सकते हो उसको वैसा काट लो। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से आपने ये कट जाएगा, ये स्क्वायर था बेसिकली और ये भी स्क्वायर था, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर होगा ना, ये भी कट जाएगा और इधर से ये भी कट जाएगा। तो आपके पास डेल्टा यू क्या बचा 1/2, इधर भी C1 C2, इधर भी C1 C2, इधर भी C1 C2, C1 C2 सीधा कॉमन ले लो ना, ब्रैकेट में क्या बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 तो हट गया V1 V2। अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज a माइनस b का होल स्क्वायर। सो डेल्टा u इज इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 भी करना था भाई, थोड़ा सा इसको नीचे कर लो यार। ये कुल मिला के आपका एक फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है डेल्टा यू का, विच इज बेसिकली 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। जब आप इसको देखोगे तो यार ये डेल्टा यू इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा क्योंकि V1 नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, बाकी ये सब तो पॉजिटिव ही है। दिस मींस दैट इज U इनिशियल इज ग्रेटर देन U फाइनल। अक्सर पूछते हैं भाई ये जो एनर्जी लॉस हुआ ये किसके फॉर्म में लॉस हुआ, सो एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी किस फॉर्म में लॉस हुआ बेटा, एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हुआ। एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय कैपेसिटर्स। पहले हमने ये कर लिया, इस वाले पेज को हम कुछ पेजेस को डिलीट कर देते हैं यार, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा पेजेस आ रखे हैं हमारे पास, उनको हम हटा देते हैं बीच में से। तो ये आपको समझ में आ गया, एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द हीट। चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पॉइंट जहां पे
पिछले साल भी हमने बच्चों को बोला था कि यार यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, और वाकई में वहां से क्वेश्चन आया भी था। वो क्या था? वो वही कि किस तरीके से वो हमसे पूछ रहा है कि एक मतलब बैटरी कनेक्टेड है तब आप डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस कर रहे हो, या बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी फिर आप डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस कर रहे हो। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट जेई के लिए बात कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई के लिए बात कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दिस इज लाइक इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक effect of dielectric. This is like effect of dielectric पहले केस में when a battery is disconnected और दूसरे केस में बच्चा when battery remains connected। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर हमें डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालना है। पहले हमने क्या किया, पहले इस वाले केस में हमने पहले कैपेसिटर को पूरा चार्ज कर दिया, फिर बैटरी हटाया, अब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दिया। पहले कैपेसिटर को पूरा चार्ज किया, अब बैटरी हटाया, और अब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को बीच में प्लेस किया। सो इस केस में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 5 चीजें हैं भाई, V C U E चार्ज। ये 5 चीजें थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज लिख लो आप। C Q V E U पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आपने कहा बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, फुल्ली चार्ज था, अब और कोई उसको चार्ज कर नहीं रहा, और तो कोई चार्ज का सोर्स है नहीं, तो चार्ज रिमेन सेम। इस केस में चार्ज तो सेम ही रहेगा, मानी चार्ज में कोई पंगा नहीं आएगा, चार्ज जैसा पहले था वही बाद में भी रहेगा। Therefore I can say that Q dash is equals to Q। आपको पता है कैपेसिटेंस थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, या तो कैपेसिटर को किसी और मीडियम में डाल दो या उसके अंदर पूरा का पूरा डाई इलेक्ट्रिक डाल दोगे तो वो K टाइम्स बढ़ जाएगा, यहां पे पढ़ा था हमने। सो आई विल से दैट C dash is going to be Kc, यानी C increases, यानी C increases। तीसरा V dash क्या हो जाएगा, Q dash by C dash, Q dash तो Q है, C dash is Kc, अब ये Q by C तो V होता है, so this is V by K, therefore V decreases। एक ये एक ये, क्योंकि V decreases, अभी E dash क्या होगा, E dash क्या होगा, V dash इंटू डी है ना भाई, V इंटू डी होता है, सॉरी V बाई डी, V dash by D, V dash is V by K इंटू डी, दिस इज E, दिस इज E by D। नॉर्मली भी आप बोल सकते थे, सॉरी नॉट E by D, दिस इज, एक मिनट, V dash is V by K ना, हाँ तो E by K, बिकॉज दिस इज V by K इंटू डी, ये V by D is E हो गया, सो दिस इज E by K, therefore E also decreases। मतलब 4 तो हो गए, 5वां करके फिर एक बार इसको कंक्लूड करते, ठीक है ना। U क्या है, हाफ CV स्क्वायर, तो U डैश क्या होगा, C डैश की जगह KC, V डैश की जगह V स्क्वायर बाई K स्क्वायर, K से K कट जाएगा, दिस इज U बाई K, therefore U also decreases। एक ये और एक ये, मतलब जब आपने एक कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया और बैटरी हटा दिया, तो अब उसका चार्ज का सोर्स तो है नहीं कोई और, तो चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो बढ़ वैसे Q बराबर CV से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हुआ है,
और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाफ सी वी स्क्वायर मानी यू ऑल्सो डिक्रीजेस। ये पांचों पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए, अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। अभी तो बहुत आसान लग रहे होंगे, बट जब हम बोर्ड एग्जाम्स में करते हैं, प्रेशर होता है, विदाउट रिविजन अगर हम वहां जाते हैं तो ये गलत हो जाता है। इसलिए पूरा रिविजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरे तरीके से इसको रिवाइज करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे है व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, जब हम बैटरी को कनेक्ट करा हुआ छोड़ा है हमने, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, है ना, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। अब क्या करेंगे इसमें व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड वाले पार्ट में? तो इसमें हम एक ही चीज कहेंगे कि सर यहां पर भी भैया सी क्यू वी ई और यू, यहां पर पहली चीज है सी डैश इज के सी, देयरफॉर सी इंक्रीजेस, मतलब कैपेसिटेंस तो बढ़ गया, क्योंकि आप कह रहे हो पोटेंशियल सेम है, तो वी डैश इज वी ओनली, देयरफॉर वी सेम, और वी सेम है तो ई भी सेम है, देयरफॉर ई इज ऑल्सो सेम। चार्ज की बात कर ले, Q डैश बराबर C डैश V डैश, और आई कैन से के सी इंटू वी, और आई कैन से के क्यू, देयरफॉर चार्ज इंक्रीजेस बाय के टाइम्स। और पांचवा पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, और आई कैन से हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर, और आई कैन से के इंटू यू, देयरफॉर यू ऑल्सो इंक्रीजेस। जब बैटरी रिमेन्स डिस्कनेक्टेड था, चार्ज सेम था, सी बढ़ रहा था, वी घट रहा था, ई घट रहा था, यू घट रहा था। बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, सी बढ़ गया, वी सेम है, ई सेम है, क्यू बढ़ गया, यू बढ़ गया। आपके सामने पॉइंटर्स है, सारे के सारे पॉइंटर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए, आपको ये करना है। और इसी के साथ फाइनली हमारा ये चैप्टर का वन शॉट भी खत्म हो जाता है। 1 आवर 50 मिनट्स में हम इस चैप्टर के वन शॉट को खत्म कर दिए। तो आप सोच के देखो कि मैंने आपको समझाया भी, आपसे बातचीत भी करी, चैप्टर का वन शॉट भी खत्म कर लिया, तो आप तो इसको कितनी जल्दी खत्म कर सकते हो। अगर आप बार बार इसको रिवीजन करोगे ना, तो आपको सब चीज बहुत अच्छे से आ जाएगा। रिवीजन करने का एक बड़ा प्यारा तरीका है चीट शीट करके, ठीक है। आपको क्या करना होता है, आपको इस तरीके से मतलब अपने पेजेस को ऐसे फोल्ड करना होता है A4 साइज को, उसके 8 पेजेस बनाने होते हैं आपको। अभी 8 बना के जब आप करते हो ना इसको, तो 1 2 नंबरिंग करके, जैसे मान लो 150 या 200 जितना भी हो गया, आपने स्टेपल मार दिया। पहले वाले पे जैसे आपने कुछ भी लिखा F इज इक्वल्स टू इतना, जैसे इस चैप्टर में इस लेक्चर की बात करें तो U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। पैराग्राफ्स नहीं बनाने उस पे, कहीं आप सोचो कि हम पैराग्राफ बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट लिखा, ऐसे करके जब आप लिखोगे ना, बार बार उसको रिवाइज करोगे, चौथी पांचवी बार आप देखोगे कि अगले 20 पेज तक आपके दिमाग में पहले सी इमेज बन रही है। अच्छा, इस पेज पे ये लिखा है, इस पेज पे ये लिखा है, इस पेज पे ये लिखा हो। आपका चैप्टर फॉर्मूला वाइज रिवाइज हो रहा है, और फॉर्मूला जैसे ही आया तो दिमाग में आपके डेरिवेशन भी आ गई, अच्छा ये ऐसे होता है। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिविजन। आपको इस तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। गॉट इट गाइस? आज का ये सेशन कैसे लगा आपको, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और क्या चीजें हैं जिसकी आपको नीड है, जो आपको चाहिए लेकिन आपको कहीं और पर मिल नहीं रही है, आप कमेंट करिए, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं और आपको वो सब चीज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे आप ही के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यार, बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय लर्नियर्स, जय हिंद।